हम जो 9th क्लास का है उसका जो पहला लेसन है फ्रांस की क्रांति, उसका आज 5वां पार्ट पढ़ने लग रहे हैं। इससे पहले जो आपके लेक्चर हुए उसके अंदर जो सामाजिक और राजनीतिक जो स्थिति थी फ्रांस की क्रांति, वो उसको एनसीईआरटी की जो आपकी किताब है उसके अंदर हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे कि क्या स्वरूप था और किसानों की क्या स्थिति थी उस समय जो फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं उस दौरान। और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि फ्रांस का जो समाज था उसकी वर्ग व्यवस्था क्या दर्शाती है, कैसी वो वर्ग व्यवस्था उनकी रही। फ्रांस की समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों को बहुत कम थी। मतलब जो ज़मीन थी वो ज़्यादातर लोगों के मतलब कि जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनकी संख्या ज़्यादा थी, या जिनके पास ज़मीन थी या ज़मीन के जो मालिक थे उनकी संख्या कम थी। अगर 100% की बात करते हैं तो 100% में से 90 तो ऐसे लोग थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, और 10% लोगों के पास ही सारी ज़मीनें उनके अधिकार क्षेत्र में आती थी। लगभग 60% की ज़मीन पर कुलीनों, चर्चों और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी के लोग कुछ विशेष अधिकार जन्मजात प्राप्त थे। मतलब उनको जन्म से ही बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जिनकी वजह से वो अन्य लोगों का शोषण करते थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। कुछ कुलीन वर्गों को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी होते थे। बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड प्रयोग किया गया है सामंत। सामंत का मतलब ये होता है एक बड़े राजा के नीचे छोटे राजा, और ये एक प्रकार से राजा को बदले में उपहार भी देते थे, और जब कभी जरूरत पड़ती थी राजा को तो अपने ओर से सेना मुहैया करवाते थे, और एक छोटे छोटे टुकड़ों पर ही अपना अधिकार जमाते थे। उनको सामंती व्यवस्था कहा जाता है। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था, और किसान अपने स्वामी की सेवा स्वामी के घर या खेतों में काम करते थे। मतलब कि जो मजदूर है उसको किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता था। इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर कायम की गई थी। बदले में या तो जो सामंत है उनके घर पे काम करता है या खेतों में, या उनकी सेना में काम करके ही अपना गुजारा करता था, या सेनाएं देनी पड़ती थी। इस तरह की सामाजिक व्यवस्था उस दौरान कायम थी। चर्च भी किसानों को करों का एक हिस्सा टाइद और धार्मिक कर के रूप में वसूल करता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। साथ साथ इन करों किसानों को ऊपर से 30 स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इस करों में टाइल के नाम से जाने अप्रत्यक्ष कर। मतलब आपको जो डायग्राम समझाया गया था पहले, उसके अंदर हमको बताया था आपको कि 2 तरह के कर होते थे, एक टाइल के नाम से, एक टाइल के नाम से। और ये दोनों कर की एक व्यवस्था ऐसी होती थी जिसके अंदर जो निम्न वर्ग के जो लोग थे, जो सामाजिक ढांचा हमने देखा कि किस तरह का समाज की ओर जो ढांचा बना हुआ था, उसके अंदर जो निम्न लोग हैं वही कर देते थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता ही वहन करती थी। मतलब सारा खर्चा, जो भी आय के जो साधन थे, या राजा के लिए या चर्च को जो पैसा दिया जाता था, निम्न वर्ग के लोगों द्वारा दिया जाता था। पिछली जो वो वीडियो थी उसमें भी इसके बारे में थोड़ा बताया गया था, इसलिए आप थोड़ा सा उसको रिपीट किया है। और साथ साथ अगर आप डायग्राम की देखें या उनके सामाजिक संरचना को देखें तो ये आपकी जो बुक है उसके अंदर ये सामाजिक संरचना भी दी गई है कि पहले पे पादरी होता था, ये इसमें दिखाया गया है। उसके बाद कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट होता था जो तीसरे वर्ग है, उसके अंदर बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि आते थे। किसान और काश्तकार, छोटे किसान और भूमिहीन नौकर जिनके पास जमीन नहीं होती थी, इत्यादि लोग शामिल होते थे। और अब बात करते हैं कि वो संघर्ष कैसे शुरू हुआ उनका, और किस तरह की फ्रांस में गतिविधियां आरंभ होती है। जब फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस की जनसंख्या 1715 से 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। मतलब क्या, जब जनसंख्या बढ़ती है तो बच्चों जो खाद्य सामग्री होती है, खाने की या मूलभूत आवश्यकताओं की जो व्यक्ति को जरूरत होती है, उन सभी वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाएगी और उनकी आवश्यकता भी ज़्यादा महसूस की जाने लगेगी। लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उनके बराबर में जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं जो उनको चाहिए
उनकी संख्या कम है, जिसके परिणाम में क्या हुआ, अनाज उत्पादन की तुलना में उनकी मांगे काफी तेजी से बढ़ने लगी। मतलब जनसंख्या बढ़ने लग रही है तो खाद्य जो सामग्री है वो तो एक सीमित मात्रा में है, लेकिन जब तो चीज सीमित होती है और उसका उपभोग करने वाले ज्यादा हो जाते हैं तो उसके दाम बढ़ने लग जाते हैं। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। मतलब जो मजदूरी थी, जो किसान लोग या फिर भूमिहीन लोग जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनकी जो दिहाड़ी होती थी, उनका वेतन होता था जो मालिकों के द्वारा निर्धारित किया गया था। इस तरह का कोई कानून नहीं था कि एक निश्चित निर्धारित की जाए कि भाई इतना उसको मासिक वेतन दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीबी की खाई चौड़ी होती जा रही थी। मतलब ये जो सामाजिक भेदभाव था जो पहले कम था, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज में बढ़ोतरी होने लग गई और लोगों का शोषण ज्यादा होने गए। उनकी स्थिति और हालात है वो काफी गंभीर हुए। और जब कोई भी किसी देश में अराजकता, भुखमरी, बेरोजगारी और जो सामाजिक असमानताएं बहुत बड़े शिखर पे पहुंच जाती है तो वो संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। इसके बारे में आपका जो दूसरा लेसन उसमें इस चीज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि जन संघर्ष कैसे शुरू होता है, क्रांति कैसे होती है। जब कोई भी चीज व्यक्ति के चरम शिखर पर पहुंच जाती है, शोषण की प्रवृत्तियां उनको जब बदलने के लिए प्रयास किए जाते हैं आम लोगों के द्वारा जो सबसे ज्यादा शोषित होते हैं, तो उसको क्रांति या खूनी संघर्ष के नाम से जाना जाता है। और ये सभी हालात जो पैदा हो रहे हैं यही फ्रांस की क्रांति के करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थिति तब और बेहतर हो जाती है जब बदतर हो जाती है, सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती हो। मतलब बच्चों इसमें एक चीज और स्पष्ट होने लग रही है कि जैसे जैसे फ्रांस की जनसंख्या बढ़ने लग रही है, खाद्य सामग्री कम है, साथ साथ समय समय पे प्राकृतिक प्रकोप या बाढ़ आ जाना या सूखा पड़ जाना या फसल खराब हो जाना, ये सभी कारण ऐसे हुए कि और ज़्यादा इन्होंने हालात और ज़्यादा दयनीय बनाए, खराब बनाए। और इन खराब हालातों के दौरान सामाजिक स्तर पे जो लोग होते हैं वो बगावत करते हैं। जो शासन होता है जब उनकी ओर से कोई उनकी राहत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके आवश्यकता को पूरी करने के लिए उनकी ओर से जब कोई कदम नहीं उठाया जाता तो शोषण की प्रवृत्ति या बदले की भावना या अपने अधिकारों के लिए वो संघर्ष की जो माहौल है और बढ़ने लग जाता है। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसी आजीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थी। मतलब जो हालात थे बड़ी दयनीय हो गए, जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति का होना आवश्यक बन गया या फिर एक माहौल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन दौरान तैयार की गई। यहाँ पर एक वर्ड प्रयोग है आजीवन संकट। आजीवन संकट का मतलब होता है ऐसी चरम स्थिति जहाँ जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ जाते हैं। अनाम जिसका नाम मालूम ना हो, ये दो टर्म यूज की गई है बच्चों। इसे आप जो इनमें वर्ड आए हैं उनको आसानी से समझ भी सकते हैं। तो आप देखने लग रहे हो कि कैसी स्थिति फ्रांस के दौरान कायम होने लग रही है और ये ही हालात हैं जो फ्रांस की क्रांति में होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सामाजिक स्तर पे। मतलब लोगों की स्थिति दयनीय हुई है और दयनीय स्थिति के साथ साथ जो प्रशासन है या फिर राजा है या चर्च है, उन्होंने उनकी सहयोग के लिए या उनको राहत देने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए। और उनकी जो शोषण की प्रवृत्ति है वो इस हालातों में जब भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है, लोगों को आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया गया है और जब ये स्थिति बढ़ते बढ़ते अपने चरम शिखर पर चल जाती है या फिर ये कहे कि एक मजबूर हालात पैदा कर दी जाता है, जिसके बाद जनता बगावत पे उतर आती है। इसी स्थिति के दौरान जो उभरते मध्यम वर्ग, मतलब जब आपको इससे पहले भी एक चीज बताई गई है, जब कोई भी समाज में बदलाव होता है तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाता है तो मध्य वर्ग होता है। और मध्य वर्ग एक महत्वपूर्ण भूमिका इस पर उपेक्षा से निभाता है कि कोई भी काम करने के लिए व्यक्ति के पास समय होना चाहिए, धन होना चाहिए और योजना होनी चाहिए। और मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जिसके पास पैसा भी होता है, समय भी होता है और बौद्धिक स्तर का उनके पास ज्ञान भी होता है। और वो आप जब भारत के ऊपर भी देखेंगे या यूरोप में देखेंगे या फिर रूस की क्रांति जो दूसरा लेसन है आपका उसमें पढ़ेंगे, जितनी भी क्रांति हुई उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका मध्य वर्ग के लोगों ने निभाई। और ये मध्य वर्ग के लोगों में जो शामिल है
वो वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं। ये सभी अपने अपने स्तर पे लोगों को जागरूक करते हैं, एक जन समूह, एक जनता का जनमत तैयार करते हैं और अपने फेवर में या जिस उद्देश्य को लेकर ये समाज में बदलाव की बात करते हैं उनका नेतृत्व करते हुए एक विशेष तरह का माहौल जो शोषणकारी जो सत्ता कायम है उसको बदलने के लिए प्रयास करते हैं। और जो मध्य वर्ग की बात करते हैं तो जो फ्रांस का मध्यम वर्ग है उसी की देन नेपोलियन बोनापार्ट उभर के आया जो मध्यम वर्ग से संबंध रखता था। साथ साथ ये मध्यम वर्ग है ये चाहता था कि जो विशेषाधिकार चर्च को मिले हुए हैं, सामंतों को मिले हैं, राजा को मिले हैं और उनको जो विशेषाधिकार है वही कहीं ना कहीं समाज की स्थिति को खराब करने के लिए, बुरे हालातों में धकेलने के लिए या फिर समाज के शोषण की जो प्रवृत्ति स्थापित करने में अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो वो विशेष अधिकार होते हैं। जैसे कि आपने आर्थिक स्थिति के दौरान आपने पढ़ा और आर्थिक स्थिति में आपने ये पढ़ा कि राजा को भी कर दिया जाता जिसको प्रत्यक्ष कर के नाम से जाते थे और दूसरी तरफ चर्च को भी कर दिया जाता, एक टाइल नाम के होता था, एक टाइल नाम से। तो ये दोनों जो विशेषाधिकार प्राप्त है यही को इनको बदलने के लिए ही मध्य वर्ग आवाज उठाता है और धीरे धीरे एक मध्य वर्ग उभर के आता है। क्योंकि इससे पहले जो आपको डायग्राम दिखाया गया था उसके अंदर हमने देखा कि जो समाज का स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है समाज का, उसके अंदर किसी भी प्रकार से मध्यम वर्ग का कहीं कोई जिक्र नहीं है। किसी मध्यम वर्ग के नाम से कोई भी व्यवस्था इस देश में थी नहीं, लेकिन धीरे धीरे मध्यम वर्ग उभर के आ रहे हैं। और इसमें अगर सैनिक तौर पे अगर देखें तो एक तरफ निकल नेपोलियन बोनापार्ट आया, दूसरी तरफ देते हैं तो वाल्टेयर आए, रूसो आए, कई तरह के ऐसे लोग उभर के आए जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका इस दौरान निभाई। तो आज के लिए इतना ही। बच्चों कल इस मध्य वर्ग की क्या भूमिका रही और किन किन लोगों ने अपने स्तर पे प्रयास किया फ्रांस की क्रांति का माहौल तैयार करने में, ये सारी चीज़ें कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।